Assalamualaikum viewers, this is Danish Oza. You're watching Physics Learning with Diha. Welcome to my channel. इस प्लेटफॉर्म पे हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए इजीएस्ट वे में फिजिक्स को एक्सप्लेन किया जाए, बजाय इसके कि बच्चे क्रैमिंग करें, रट्टा मारें और वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ग्रास्प ना कर सकें। तो मेरी कोशिश ये थी कि आप लोग कुछ सीख पाते एंड आई होप आई कुड डू लिटिल बिट फेवर यू इन दिस रिगार्ड। तो अब चूँकि एग्ज़ाम करीब है तो मेरा फोकस जो है वो रहेगा मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज पे। हम अगले कुछ जो लेक्चर्स होंगे उनमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई विल लेट यू नो हाउ टू सॉल्व पेपर। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, कौन सा पोर्शन करके आप कितने मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। टू स्टे ट्यून्ड विद मी एंड लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले न्यूमेरिकल का जो स्टेटमेंट होता है उससे डेटा डिराइव करना सबसे अहम जो है वो फैक्टर होता है। अगर आपने डेटा को ठीक से डिराइव कर लिया तो आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आज वाला चैप्टर नंबर 8 हमारे पास है। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी गई है कि हमारे पास दो ट्रांसमीटर हैं। एक ट्रांसमीटर जो है उसको मैंने T1 कह दिया और उस ट्रांसमीटर से रेडियो वेव्स निकल रही हैं। उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी है 200 किलो हर्ट्ज है और इसकी जो वेवलेंथ है वो 1500 मीटर है। वो कहता है कि आपके पास एक और ट्रांसमीटर है जो जिसको मैंने T2 का नाम दे दिया, उससे भी वेव निकल रही है और इसकी फ्रीक्वेंसी 1000 किलो हर्ट्ज है। आप बताएं कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हो तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी। ये क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है। दूसरी चीज वो आपसे कह रहे हैं कि जो इस ट्रांसमीटर से जो वेव्स निकल रही हैं वो रेडियो वेव्स हैं। अब जो रेडियो वेव्स हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगी। तो उसने आपसे एक और सवाल ये पूछा कि आप बताएं कि जो वेव हैं जो ट्रैवल कर रही हैं, जो कि ट्रांसमीटर से जो एमिट हुई हैं, जो ट्रांसमीटर से निकली, कितनी स्पीड से ट्रैवल करेंगे। अंडरस्टूड सी बात है, रेडियो वेव में स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगी। तो इसका आंसर अगर आपको वैसे भी अगर आप याद रखें तो ये आपको पता होना चाहिए 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास जो गिवन डेटा है λ1 उसने हमें दे दिया, इस ट्रांसमीटर की वेवलेंथ उसने हमें दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और इस ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। दूसरा उसने कहा कि स्पीड में बताएं कि कितनी स्पीड से ये जो इससे निकल रही है कितनी स्पीड से आगे मूव करेगी। तो उसके लिए सिंपल सबसे पहले हम रिलेशन यूज करेंगे स्पीड ऑफ साउंड के लिए, v = f लैम्डा। तो चूंकि हम f1 ट्रांसमीटर 1 यूज कर रहे हैं तो f1 λ1 रखेंगे। तो 1 और λ1 की वैल्यूज हमें गिवन है तो हम यहाँ पे ये वाला रिलेशन यूज करके इससे v स्पीड ऑफ द वेव जो रेडियो वेव्स है यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेट करने के लिए f1 मुझे चाहिए था, तो f1 की वैल्यू कितनी है जी 200 किलो हर्ट्ज। तो किलो को मैंने 10⁻³ में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। लैम्डा की वैल्यू 1500, इसको मैंने सॉल्व किया 2 15 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये 3×10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये सिंपल सी रेडियो मैंने आपको पहले बता भी दिया था कि ये रेडियो वेव्स हैं, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी और वैल्यू भी होती है। तो ये आपको याद रखना है। तो एक चीज बच्चे जो गलती करते हैं जी, यूनिट मेंशन करना भूल जाते हैं। तो यूनिट मेंशन करना मत भूलिएगा। यहाँ इसका एक नंबर आपको प्रॉपर मिलता है। अगर आप यूनिट मेंशन नहीं करते तो आपके मार्क्स रिडक्ट होते हैं। नंबर 2 जी, बी पार्ट में ए पार्ट हमारा हो गया। बी पार्ट में उसने हमें कहा था कि मुझे λ2 निकाल के दें। इस ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी उसने दे दी थी, कह रहा है वेवलेंथ निकाल के दें। तो सिंपल मैं अगेन यही रिलेशन यूज करूंगा, v = f लैम्डा। तो अब मेरे पास f2 तो है, v मैंने यहां से निकाल ली 3×10⁸, तो λ2 मैं इसको निकाल सकता हूं। इस इक्वेशन को हम मैनिपुलेट करेंगे तो λ2 = v/f2 हमारे पास आ गया। v हमारे पास है 3×10⁸, f2 हमारे पास है 1000 किलो हर्ट्ज। तो 1000 का मतलब है 10⁻³ और किलो का मतलब है 10⁻³। तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया 1 10⁻6। इसको सॉल्व कीजिए, 8 है, ये 6 ऊपर जाएगा -6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻² आ जाएगा, तो ये 300 मीटर आ जाएगा। अगेन लैम्डा वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ के यूनिट हमारे पास मीटर होता है, तो 300 मीटर हमारा आंसर आ गया। जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है उसमें वो कहता है कि हमारे पास एक रस्सी है जो कि दोनों एंड से बंधी हुई है। ठीक है, और इस रस्सी की जो लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर है और इस रस्सी के अंदर जो लूप्स बन रहे हैं वो 4 बन रहे हैं। वो कहते हैं कि दिस स्प्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 सेगमेंट्स
वाइब्रेट्स इन 4 सेगमेंट्स का मतलब है कि इसके अंदर 4 लूप्स बन रहे हैं, यानी कि ये 1 2 3 4, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। कहते हैं कि ये जो सेगमेंट्स बन रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये 120 हर्ट्ज है। अब मैंने f4 क्यों लिखा, f4 इस वजह से लिखा क्योंकि n लूप बन रहे हैं 4, तो 4 f4 आएगा हमारे पास, तो f4 की वैल्यू कितनी आ गई 120 हर्ट्ज आ गई। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि आप क्या कैलकुलेट करके दीजिए। इसमें वो आपसे कहता है कि आप मुझे बताएं कि जो 4 सेगमेंट्स में वाइब्रेट कर रही है रस्सी, इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, पहली बात। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि बताएं इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी है f1 वो कितनी होगी। तो वो कैलकुलेट करने के लिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए ये आप एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, बड़ी सिंपल सी है, आसान सी है। 4 लूप अपने बनाने हैं, फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज है, लेंथ 120 सेंटीमीटर है। अब 2 चीजें हैं मेरा बच्चा, आसान सी चीजें देखिए। हम वेवलेंथ क्या कहते हैं कि वेवलेंथ एक वेव ये है, यानी कि यहां से यहां तक ये किसके इक्वल आ गई, एक वेव, यानी कि लैम्डा के इक्वल आ गई। ठीक है, अगर मैं इसको डबल कर दूंगा, तो कितनी वेव हो जाएगी, 2 वेव हो जाएंगी। इसका मतलब है एक लैम्डा ये और एक लैम्डा ये, तो कितने लैम्डा हो गए, लैम्डा प्लस लैम्डा दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा। इसका मतलब है इस रस्सी की यहां से यहां तक जो टोटल लेंथ है वो किसके इक्वल आ गई, 2 लैम्डा। ठीक है, तो मैंने यही लिखा, देखें जरा यहाँ पे एक लैम्डा, यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक वेवलेंथ, यानी कि ये लैम्डा हो गया, और पॉइंट बी से पॉइंट सी तक दूसरी वेवलेंथ, तो लैम्डा प्लस लैम्डा क्या हो गया, 2 लैम्डा। तो मुख्तलिफ तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आसान सा तरीका है। आप 2 लैम्डा इज इक्वल टू एल आ गया, तो मैंने क्योंकि वेवलेंथ निकाले तो मैंने लिखा टोटल लेंथ बराबर है कितने लैम्डा के, 2 लैम्डा के। तो यहां से मुझे लैम्डा निकालना है, तो इसको मैनिपुलेट किया, l/2 आ जाएगा। l की वैल्यू हमने निकाली है, उसने 120 सेंटीमीटर दी हुई है। सबसे पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 120 सेंटीमीटर 100 से डिवाइड किया 1.2 मीटर आ गया। ये l की वैल्यू यहां पे पुट की, तो 2 से डिवाइड किया 0.6 मीटर आ गया, यानी कि इसकी वेवलेंथ कितनी है, 0.6 मीटर है। बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट में वो कहते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब सबसे पहला वाला जो हार्मोनिक था वो क्या था, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी। अब हमें सबसे पहले वाली तो नहीं दी हुई, हमें तो चौथे वाली दी हुई है। तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि जो हमारे पास स्टेशनरी वेव्स इन सब्ट्रैक्ट स्प्रिंग जो बनती थी, उसमें हमने कहा था कि Fn = n टाइम्स ऑफ F1। ठीक है, यानी कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल होती है, ठीक है, किसी भी फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, अगर तो ये हार्मोनिक्स बना रही है तो अब n की वैल्यू मेरे पास 4 है और fn मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 4 पुट करेगा तो ये भी f4 हो जाएगा। तो ये इसको रीअरेंज किया, f1 मुझे निकालना था, तो f4/4 आया। f4 की वैल्यू मुझे 120 दी हुई है, n की वैल्यू 4 दी हुई है, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 30 हर्ट्ज आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये न्यूमेरिकल भी है। बोर्ड न्यूमेरिकल नंबर 4 है कि थोड़ा सा ट्रिकी न्यूमेरिकल है, आसान तरीन न्यूमेरिकल है, लेकिन बच्चों को पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है। आइए देखते हैं इसमें कहता क्या है। कहता है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट एमिटेड बाय अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज, एक रस्सी है उसको आपने स्ट्रेच किया हुआ है, और इसको जब आपने स्ट्रेच किया तो इसकी वेवलेंथ है लैम्डा। जब इसकी वेवलेंथ लैम्डा थी तो इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी बन रही थी जो कि 300 हर्ट्ज है, ये उसने बताया। अब उसने आगे सवाल में जो आपसे पूछना है वो बताया। ए पार्ट में कहता है कि पहले जब इसकी वेवलेंथ थी लैम्डा तो इसकी फ्रीक्वेंसी थी इतनी। अब आप बताएं कि अब हमने इसकी वेवलेंथ को रिड्यूस कर दिया है 1/3 टाइम। लेंथ ऑफ द वेव इज रिड्यूस्ड 1/3 विदाउट चेंजिंग द टेंशन। टेंशन को हमने चेंज नहीं किया, इसकी फ्रीक्वेंसी आप बताएं फिर क्या होगी। अब जब पहले वेवलेंथ इतनी थी तो हमने इसको रिड्यूस किया, कम किया, इसको कम करके जब हमने इसको 1/3 टाइम्स कम किया तो हमारे पास ये वेवलेंथ आ गई जो कि लैम्डा प्राइम है। अब ऑब्वियसली जब वेवलेंथ में चेंज आया तो फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आएगा। इस वक्त जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम f प्राइम कहेंगे, वो हमें कैलकुलेट करनी है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, इसको करने से पहले एक रिलेशन याद रखें, b = f लैम्डा एंड f = v लैम्डा। अब देखें अगर हमने वेवलेंथ रिड्यूस की है तो फ्रीक्वेंसी हमारी ज्यादा होनी चाहिए जब हमारी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहे। अब इस केस पे लेंथ रिड्यूस हुई है तो हमें पता चल जाएगा कि अगर मेरा आंसर इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा आ गया तो इसका मतलब है हम ठीक चल रहे हैं। ये
एनालिसिस करने का तरीका ये भी हो सकता है। तो हम देखें जब हमने रिड्यूस किया तो मेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। सिंपल जी, अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए ओरिजिनल वेवलेंथ लैम्डा थी हमारे पास और इस वक्त फ्रीक्वेंसी क्या थी एफ, और जो इस वक्त स्पीड थी वो थी v। तो मैंने रिलेशन यूज किया v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये तब है जब हमने कोई चेंज नहीं लाया होगा। अब हमने लेंथ को चेंज कर दिया। कितना चेंज किया जी? 1/3 टाइम रिड्यूस किया। तो जब 1/3 टाइम रिड्यूस किया तो लैम्डा प्राइम हो जाएगा, लैम्डा में चेंज आया, लैम्डा रिड्यूस हुआ। अब पहले इतनी थी अब इतनी है, तो मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया। लैम्डा ये वाला जो पहले था माइनस जो रिड्यूस्ड वाला है इसको। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 3 एलसीएम आ गया, 3 लैम्डा माइनस लैम्डा, तो मेरे पास 2 लैम्डा अपॉन 3 आ गया। यानी कि लैम्डा प्राइम रिड्यूस होने के बाद जो लैम्डा प्राइम की वैल्यू आई है वो 2 लैम्डा बाय 3 आ गई। अब चूंकि मेरे पास रिड्यूस हो गई है, रिडक्शन हो गई है, रिडक्शन के बाद वेवलेंथ अब मेरे पास लैम्डा नहीं रही बल्कि लैम्डा प्राइम हो गई है। अब फ्रीक्वेंसी एफ नहीं रही बल्कि एफ प्राइम हो गई है। लेकिन एक चीज अभी भी सेम रही है जो कि स्पीड है, स्पीड ऑफ द वेव्स इन स्ट्रिंग है, वो कांस्टेंट रही है। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, एक चेंज से पहले और एक चेंज के बाद। इन दोनों को मैंने कंपेयर किया तो मेरे पास एफ लैम्डा एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ प्राइम लैम्डा प्राइम आ गया। अब देखिए मेरे पास है क्या, मुझे कैलकुलेट क्या करना है। मेरे पास सिर्फ एफ की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 300। लैम्डा मुझे नहीं पता, वैल्यू नहीं पता, मैं इसको कुछ कहता भी नहीं, अभी इसको ऐसे रखते हैं। एफ प्राइम मुझे कैलकुलेट करना है, एफ प्राइम मुझे कैलकुलेट करना है, और लैम्डा प्राइम मैंने यहां से निकाल दिया जो उसने गिवन डेटा था। लैम्डा प्राइम निकाला तो 2 लैम्डा अपॉन 3 वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इस लैम्डा प्राइम की वैल्यू यहां पे मैं रिप्लेस करूंगा। तो देखें एफ लैम्डा मैंने ऐसे ही रखा इज इक्वल टू एफ प्राइम, लैम्डा प्राइम की जगह पे 2 लैम्डा अपॉन 3 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो ये देखिए ये वाला लैम्डा इस लैम्डा से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस वजह से मैंने उस लैम्डा को पहले कुछ नहीं किया था। अब ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा जी 3f, ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो 3f/2 इज इक्वल टू f प्राइम आ गया हमारे पास। अब f प्राइम हमें निकालना था, 3 कांस्टेंट है ऐसे रहने दिए। f की वैल्यू हमें दी हुई है 300, तो हमने यहां पे लिखी अपॉन 2। इसको सॉल्व किया, 3 आर 9, तो 900 अपॉन 2 450 हर्ट्ज आ गया। अब देखिए मैंने आपसे जो पहले बात की थी, ये वाला जो रिजल्ट था, अगर फ्रीक्वेंसी रिड्यूस वेवलेंथ रिड्यूस हुई है तो फ्रीक्वेंसी को ज्यादा होना चाहिए था। तो पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी 300, तो अब कितनी होगी 450। इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक है। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरे क्वेश्चन में बी पार्ट में वो कहता है कि अब आप बताएं जो रस्सी के अंदर जो स्प्रिंग के अंदर जो फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन बनता है वो f इज इक्वल टू 1/2 L अंडर रूट f बाय m होता है। ठीक है, f जो टेंशन इन द स्प्रिंग होता है, m जो होता है वो मास पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जी अब हमने इस रस्सी की टेंशन को बढ़ा दी है। f जो है वो टेंशन है, ओरिजिनल टेंशन पहले हमारे पास जो रस्सी के अंदर जो टेंशन थी वो हमारे पास थी f, जब कोई चेंज नहीं आया था। अब हमने क्या किया, हमने टेंशन को इसको ज्यादा टाइटली खींचा है। रस्सी को जो आप ज्यादा टाइटली खींचेंगे तो टेंशन ज्यादा होगी, दोनों तरफ से जरा टाइट कर दें तो टेंशन ज्यादा होगी। कितनी टेंशन ज्यादा हुई है? 1/3 ऑफ f। यानी कि अगर पहले f थी तो मैंने इसको मजीद खींचा तो ये क्या होगा f प्लस 1/3 ऑफ f। इसको सॉल्व किया मैंने तो देखें जरा। अब वो कहता है कि जब आपने लेंथ को बढ़ाया है तो आपने जब आपने टेंशन को बढ़ाना है तो आपने लेंथ को कांस्टेंट रखना है। देखिए ना, कोई एक वक्त में आप एक चीज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिलेशन देखना चाह रहे हैं किसी भी चीज के दरमियान। तो हमने क्या किया, ओरिजिनल टेंशन हमारे पास f थी तो हमारे पास टेंशन को हमने इंक्रीज किया 1/3 ऑफ f, इस वैल्यू का 1/3, यानी कि f पहले थी इसमें 1/3 टाइम्स प्लस कर लें 1/3 f हो गया। इसको सॉल्व कीजिए तो 3f प्लस f 4f/3 हमारे पास आ जाएगा, यानी कि f प्राइम आ गया। ठीक है, और जिस तरह यहाँ पे हमारे पास पहले टेंशन f थी तो अब यहाँ पे f, अब चूंकि हमने इंक्रीज लाया है तो अब हमारे पास टेंशन क्या हो जाएगी, f प्राइम हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये था तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी f। ठीक है, जब ये वाला केस था तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी f प्राइम। तो जब ये वाला केस आएगा तो f डबल प्राइम हो जाएगा हमारे पास। हमने कैलकुलेट हमने फ्रीक्वेंसी ही करनी है, ये हम सिर्फ इस पहले वाली फ्रीक्वेंसी में, दूसरे वाली फ्रीक्वेंसी में और तीसरे वाली फ्रीक्वेंसी में डिफरेंशिएशन करने के लिए, फर्क करने के लिए f प्राइम f डबल प्राइम का वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, अब हमें f2 निकालनी है। अब f2 निकालने के लिए मुझे सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले का पता होना चाहिए कि f इज इक्वल टू 1/2 L अंडर रूट f बाय m। अब
अब यहाँ पे जब मैं एफ डबल प्राइम की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे एफ यूज नहीं करूंगा बल्कि एफ प्राइम यूज करूंगा। क्यों? एफ डबल प्राइम का मतलब है ये वो फ्रीक्वेंसी है जब हमने टेंशन को चेंज कर दिया। जब टेंशन को चेंज किया तो टेंशन के चेंज होने के बाद फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। तो जब मैंने फ्रीक्वेंसी वाली टर्म को चेंज कर दिया तो साथ यहाँ पे एफ नहीं आएगा बल्कि एफ प्राइम आएगा। ठीक है, और यहाँ से कोरिलेशन देख सकते हैं आप, अगर टेंशन बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी फिर ज्यादा होगी, अंडर रूट के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है जी, तो अब 1/2l ऐसे ही रहा क्योंकि कांस्टेंट था, अंडर रूट एफ प्राइम हमने निकाल लिया 4f/3 आ गया, तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया 4/3f अंडर रूट f। अब यहाँ पे देखिए 1/2l ऐसे ही रहेगा, कॉमन है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1/2l ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब अगर मैं यहां से अंडर रूट 4/3 को कॉमन ले लूं तो ये देखें एक फैक्टर बन जाता है 1/2l अंडर रूट f/m, और ये तो ये हमारे पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी टेली वाली फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं आ गया, और अंडर रूट 4/3 को ऐसे रहने दे, तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया f के साथ, तो ये अंडर रूट 4/3 ऐसे ही आ गया। f मुझे सबसे पहले जो दिया हुआ था, यही तो दिया हुआ था सिर्फ 300, तो ये मैंने इस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 है, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट 3 ऐसे ही लिख दिया मैंने, इसको सॉल्व किया 346 हर्ट्ज हमारे पास आंसर आ गया। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल एज वेल, तो इतना मुश्किल नहीं है, आसान सी चीज़ें, ध्यान रखिए। इसके बाद जो न्यूमेरिकल नंबर 5 है, न्यूमेरिकल नंबर 5 में वो हमें कहते हैं कि हमारे पास एक ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ जो है वो हमारे पास 50 सेंटीमीटर है। अब ऑर्गन पाइप दो तरह के होते थे, एक हमने देखा था कि क्लोज्ड एट वन एंड, और दूसरा हमने देखा था ओपन एट बोथ एंड। अब हमने देखा था कि जो ओपन एट बोथ एंड है उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन बनता था वो था NV/2L। इसी तरह जो क्लोज एट वन एंड था उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बनता था FN=NV/4L। फर्क क्या था इसमें? यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 थी जब ओपन एट बोथ एंड्स है, लेकिन यहाँ पे जब क्लोज एट वन एंड है वहां पे n की वैल्यू 1 3 5 7 यानी कि ऑड नंबर थी। अब वो सवाल क्या पूछता है? वो सवाल आपसे कहता है कि जी आपके पास इस पाइप की जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट किया जो कि 0.5 मीटर आ गया। आप बताइए अब इस ओपन एट बोथ एंड के केस में इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी और इसका अगला हार्मोनिक क्या होगा? अगला हार्मोनिक मतलब F1 को हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और F2 वाले को हम कहेंगे नेक्स्ट हार्मोनिक। इसी तरह इस केस में भी उसने यही कहा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और नेक्स्ट हार्मोनिक निकाल के दीजिए। अब इसके लिए हमें एक और चीज चाहिए, दैट इज v। v इज द स्पीड ऑफ द वेव्स इन द स्ट्रिंग, वो उसने खुद से दे दी है, दैट इज इक्वल टू 350 मीटर पर सेकंड। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ओपन एट बोथ एंड्स के लिए हमें दो चीजें चाहिए, नंबर 1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसको हम F1 कहते हैं, नंबर 2 नेक्स्ट हार्मोनिक। क्योंकि हम ओपन एट बोथ एंड्स की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट 1 के बाद 2 आना चाहिए, तो 2 F2 हमें कैलकुलेट करनी है। तो करते हैं जी। तो रिलेशन Fn इज इक्वल टू v NV/2L। n की वैल्यू हमारे पास 1 है तो v की वैल्यू 350, 2 ऐसे ही आ गया, l की वैल्यू हमारे पास 0.5। इसको सॉल्व किया 350 हर्ट्ज हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, अब F2 निकालना है तो हमने जनरल एक्सप्रेशन यूज किया Fn इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ F1। अब हमें F2 निकालना है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इनकी जगह पे यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। F1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 350 वैल्यू पुट की, 700 हर्ट्ज हमारे पास आ गया। ये था ओपन एट बोथ एंड्स के लिए। अब आते हैं क्लोज एट वन एंड की तरफ, उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन है। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए हम n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 1 आ गया, v वही 350 आ गया, 4 आ गया, यहाँ पे l 0.5, इसको सॉल्व किया तो 175 हर्ट्ज आ गई। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, बच्चे यहाँ पे गलती करके आते हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट हार्मोनिक यानी कि जो हम F2 यहाँ पे हमने निकाला वो यहाँ पे F3 बनेगा। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने F3 लिखा है यहाँ पे। तो F3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 175 यानी कि F1। ये 3 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, इवन हार्मोनिक्स होते ही नहीं है, तो 1 3 5 7 आना था, तो इसका सेकंड हार्मोनिक F3 बनता है। यही बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका ऑड हार्मोनिक बनता है, इवन हार्मोनिक नहीं बनता। तो F3 आ गया, तो 3 into F1 तो 5
25 हर्ट्ज हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। न्यूमेरिकल नंबर 6 में वो हमें कहता है कि जी आप एक चर्च ऑर्गन पाइप है, कभी आप चर्च में गए हो, वहाँ पे ऑर्गन पाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, वो उसको करके प्रेस करते हैं। उस चर्च ऑर्गन पाइप में होता है उसमें मुख्तलिफ साइज के पाइप्स होते हैं। अब उसने यही बताया हुआ है कि आपके पास एक चर्च ऑर्गन पाइप है, उन पाइप्स में सबसे छोटी लेंथ का जो पाइप है वो 30 मिलीमीटर है और सबसे बड़ी लेंथ का जो पाइप है वो 4 मीटर है। और दूसरी बात उसने बताई है कि ये ओपन एट वन एंड है, यानी आप जैसे कहते हैं क्लोज एट वन एंड, यानी कि एक साइड से ये बंद है, ये वाली साइड खुली हुई है, सारे ऊपर वाली साइड से बंद है, यानी कि हमारे पास ये ओपन एट वन एंड वाला केस बनता है। ठीक है, तो अब उसने पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा ये है कि अगर लेंथ मिनिमम इतनी है, लेंथ मैक्सिमम इतनी है, ठीक है, और इसके अंदर से जो स्पीड ऑफ द वेव है वो 340 हर्ट्ज है, ठीक है, तो आप बताएं कि आपके पास फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगी, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगी, इसका मतलब क्या है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने बतानी है कि आपके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है। देखें, जैसे मिनिमम लेंथ है आपके पास इतनी और मैक्सिमम लेंथ है आपके पास इतनी, तो मैक्सिमम यहाँ पे आपसे वो पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितनी होगी और फ्रीक्वेंसी मिनिमम कितनी होगी, वही आपसे पूछ रहे हैं कि रेंज आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए सिंपल स्टार्ट करते हैं। हमने ओपन एट वन एंड की बात की है, उसके लिए रिलेशन बनता है F = NV/4L। इसको सॉल्व करने से पहले आसान सी चीज है, बच्चे जो गलती करते हैं, बच्चे करते क्या है, बच्चे देखते हैं ये फॉर्मूला लगाया, सिंपल फॉर्मूला लगाया F = NV/4L, बच्चे जब निकालते हैं मिनिमम वैल्यू तो L भी मिनिमम पुट कराते हैं, हालांकि यहाँ पे तो इनवर्स रिलेशन बन रहा है, ये तो उल्टा है, यही तो बच्चे गलती करते हैं। याद रखिए बेटे, फ्रीक्वेंसी और लेंथ के दरमियान इनवर्स रिलेशन बन रहा है। मतलब क्या है, मतलब जब आपने मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आपको लेंथ मैक्सिमम पुट करनी पड़ेगी, यही बात है, सिर्फ यही पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। तो यही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि बार बार पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि बच्चे गलती यही करके आते हैं। आपने जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो लेंथ मैक्सिमम पुट करनी है, जब आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आपने लेंथ मिनिमम पुट करनी है। दिस इज द थीम ऑफ दिस क्वेश्चन। मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है NV/4L, N1 V 340 गिवन है, 4 L कौन सा पुट करेंगे, मैक्सिमम पुट करेंगे, तो L मैक्सिमम कितना है 4, तो 4 16 को सॉल्व किया तो 21 हर्ट्ज आ गई। हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी होगी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए हमें लेंथ मिनिमम पुट करनी पड़ेगी, यही हमने किया। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेंथ मिनिमम, वही सारी चीजें वही थी। मिनिमम लेंथ कितनी है 310⁻3, इसको सॉल्व किया 2833 हर्ट्ज, ठीक है, ये हमारे पास फाइनल यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो उसने हमसे रेंज पूछा था, तो रेंज का मतलब होता है कि मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो हमने मिनिमम निकाल ली, मैक्सिमम निकाल लिया 28